हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। इससे पहले जो हम चैप्टर कवर कर चुके हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो अब हम जो है सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट, आपको पता होगा, बहुत मजा आपको आया होगा। बेसिक से एडवांस तक हमने जो है उसको पूरा कवर किया, और जैसे मैंने आपको बोला था सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे, और वो हम कर चुके हैं। तो अब हम एक नए चैप्टर पे आए हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो है आपके लिए एक थोड़ा सा नया टर्म होगा, क्योंकि क्लास 10 तक आपने क्या पढ़ा होगा, कुछ चीजें कंडक्टर होती है और कुछ चीजें जो है इंसुलेटर होती है। सर कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो चीजें होती है जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, और जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाती है उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो फिर सर ये सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम क्या कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है, इसकी कंडक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मींस कभी ये ज्यादा करंट इससे फ्लो करवा सकते हैं और कभी हम इससे कम करंट भी फ्लो करवा सकते हैं। दैट मींस इसकी कंडक्टिविटी जो है लगातार हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारे पास एक कंट्रोल डिवाइस बनता है। इसीलिए अगर आप देखोगे इसका जो है, यही जो इसकी मेन वजह है, देखो जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही इंसुलेटर की कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते। तो सर किसकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते? सेमीकंडक्टर की। इसीलिए हमारे पास जो है एक सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न दुनिया में। तो मॉडर्न जो भी है हमारे पास, जो चीजें हम बनाते हैं, इक्विपमेंट, जैसे आप देखोगे मोबाइल फोन है, जैसे आपका लैपटॉप है, जैसे आपका टीवी हो गया, ये सारी चीजें किससे बनी है? ये सेमीकंडक्टर को यूज करके बनाई जाती है। दैट मींस क्योंकि सेमीकंडक्टर के ही यूज से ही हम इन चीजों को बना पाते हैं। दैट मींस सेमीकंडक्टर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में। आप जो फोन चला रहे हो इसमें जो मदरबोर्ड वगैरह बना होता है वो भी सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। दैट मींस मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो हमारे किससे बने होते हैं? सेमीकंडक्टर से। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सेमीकंडक्टर को जान पाए। ठीक है, तो यही चीज आपको एक आर्ट्स वाले स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट से अलग बनाती है, ताकि आप वो चीजें जान सको जो चीजें हम डेली लाइफ में यूज कर पाते हैं। जैसे अब हम इस वीडियो में जानेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, और फिर हम फर्दर इसके बेसिक्स को पूरा बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सेमीकंडक्टर हमारे जेई मेंस के सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में है, लेकिन ये जो है हमारा जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो फोकस होगा जेई मेंस में जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे हो जाए, नीट में जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे हो जाए। बाकी तो फिर आप कर ही लोगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ते हो, क्या यूज है सेमीकंडक्टर? सबसे पहली चीज मैंने यहां पे लिखी है, इन सेमीकंडक्टर कैरियर कंसंट्रेशन कैन बी वेरी अकॉर्डिंगली। यानी कि जो चार्ज होगा, अभी हम पढ़ेंगे, किसी जो सेमीकंडक्टर में जो करंट आता है वो दो चीजों की वजह से आता है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक होल की वजह से। होल अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, पहले आप समझो ये इलेक्ट्रॉन और होल किसकी किसकी वजह से करंट आता है? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक होल की वजह से। इलेक्ट्रॉन और होल को मिला के हम बोलते हैं कैरियर। ये हमारे पास चार्ज कैरियर होते हैं, यानी कि इनके चलने से ही जो है हमें सेमीकंडक्टर के में क्या मिलता है? करंट मिलता है। क्लियर हुआ यहां तक? दैट मींस हम इसमें जो है कभी ये होल्स कम कर सकते हैं, कभी करंट कम कर सकते हैं। दैट मींस जो इसमें चार्ज कैरियर है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। दैट मींस सेमीकंडक्टर में क्या कर सकते हैं हम, जो है हमारे पास कैरियर कंसंट्रेशन जो है हम वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से, वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर में आप ऐसी चीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स कंडक्टिविटी, अगर आपने जो है चार्ज कैरियर को वेरी किया, दैट मीन्स आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? आप इनडायरेक्टली कंडक्टिविटी को वेरी करवा रहे हो। इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? कंडक्टिविटी को वेरी करवा रहे हो, विच मीन्स आप करंट को वेरी करवा रहे हो। यानी कि आप अपने हिसाब से, आपको कभी मन हुआ ज्यादा करंट चलाने का तो ज्यादा करंट जाएगा, कभी कम तो कभी कम जाएगा। दैट मीन्स आपके हिसाब से जो डिवाइस आप जैसा बनाना चाहोगे वैसा बना सकते हो। वो सिर्फ पॉसिबल किसकी वजह से है? सेमीकंडक्टर की वजह से। क्यों सेमीकंडक्टर की वजह से पॉसिबल है? क्योंकि सेमीकंडक्टर में हम चार्ज कैरियर को वेरी करवा सकते हो अपने हिसाब से। चार्ज कैरियर वेरी करवाने का मतलब क्या हुआ सर? दैट मींस आप कंडक्टिविटी अपने हिसाब से बदल सकते हो। कंडक्टिविटी बदलने का मतलब आप करंट अपने हिसाब से बदल सकते हो। समझ आ गया?
क्लियर। तो यही जो है सेमीकंडक्टर को क्या, विच मेक्स द सेमीकंडक्टर डिवाइस है कंट्रोल डिवाइस। इसी की वजह से क्या हो, सेमीकंडक्टर हमारे पास एक कंट्रोल डिवाइस बनता है, यानी कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मींस सेमीकंडक्टर एक कंट्रोल डिवाइस है। क्लियर हुआ। तो अब आप क्या करिए, आराम से पहले लिखिए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या लिखिए, व्हाई सेमीकंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, उसमें लिखिए आप इन सेमीकंडक्टर कैरियर कंसंट्रेशन कैन बी वेरीड। पहला पॉइंट लिखो, कैरियर कंसंट्रेशन कैन बी वेरीड, ठीक है। एरो करके फिर दूसरा पॉइंट लिखो, कैरियर कंसंट्रेशन वेरी करने से क्या हुआ, कंडक्टिविटी वेरीड। ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, विच मीन्स द कंडक्टिविटी कैन बी वेरीड। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसका मतलब हुआ हम इनमें कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, कंडक्टिविटी वेरी कर सकते हैं मतलब करंट वेरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, करंट वेरी कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम ये तीनों चीजें अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं, दैट मीन्स ये क्या डिवाइस बन गया, कंट्रोल डिवाइस। दैट मीन्स सेमीकंडक्टर क्या है, कंट्रोल डिवाइस है। क्लियर हो गया यहां तक, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप देखो सेमीकंडक्टर जो है, जो सेमीकंडक्टर है मोस्ट ऑफ हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका जो है जैसे ब्लवर्स होते हैं, जैसे टीवी होता है, ये सब किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। आप लिखो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स यूज्ड टू डिवाइन। आप लिखिए और एक पॉइंट लिखो, सेमीकंडक्टर्स आर द डिवाइसेस यूज्ड टू डिजाइन द most of the electronic devices which are used to charge most of electronic equipments and gadgets. ठीक है, semiconductors are the devices which are used to design most of the electronic equipments, most of the electronic equipments and gadgets, most of the electronic equipments and गैजेट्स जो है वो हम किससे बना सकते हैं, सेमीकंडक्टर से बना सकते हैं। और एक चीज जो है, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं यूज्ड टू डिजाइन, जिनमें हम क्या कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बोला, आप चाहो तो इसको लिखे या नहीं भी लिख सकते हो। सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल यूज्ड टू डिजाइन डिवाइसेस व्हिच कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्जेस, जिनमें फ्लो ऑफ चार्जेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं इनसाइड द मटेरियल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो अगर मैं समराइज करूं, अभी तक मैंने क्या बोला, आपको बोला सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर अगर हम कंट्रोल, आप भी रिपीट करिए, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मींस हम इसकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मींस हम इसमें चलने वाला जो करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यही चीज जो है इसको क्या बनाती है, एक कंट्रोल डिवाइस बनाती है। और एक पॉइंट हमने सीखा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, गैजेट्स होती है हमारे पास, ये किससे हम बना पाते हैं, सेमीकंडक्टर से बना पाते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे यही लिखा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, जो हम फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं मटेरियल के अंदर। क्लियर हुआ। तो ये मैंने यहां तक आपको अच्छे से समझाया। इसके बाद जो हम मटेरियल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हमें सेमीकंडक्टर समझना है, उससे पहले हमको क्या समझने की कोशिश करनी है, यहाँ पे मटेरियल को समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले जो है मटेरियल को अगर हम क्लासिफाई करेंगे, तो हम मटेरियल को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। जो पहला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, और दूसरा पार्ट जो है वो होता है इंसुलेटर, और तीसरा जो हमारे पास होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है सर, कंडक्टर क्या होता है, अगर आप पूछोगे कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल जो क्या कर सकता है, जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो सकती है, which can conduct electricity, which can conduct electricity। और मैं आपको यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं, इसके लिए अल्फा जो है वो पॉजिटिव होता है। सर अल्फा क्या होता है, अल्फा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया सर, आपने बोला अल्फा पॉजिटिव है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है जितना जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जितना जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, उतना जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी।
ठीक है, जितना जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ आ गया क्लियरली, ये आपसे पूछा जाएगा। अभी हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2002 का, तो आपको दिखेगा इस छोटी सी बात से क्वेश्चन पूछा गया है, और एक नहीं दो दो बार पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछे जाने की जो है चांसेस है। अलग अलग तरीके से इसी छोटी बात को जो है पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक अगर मैं बोलूं इस लेक्चर में क्या है, वो यही अल्फा है। अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा। क्लियर हुआ। इसके बाद इंसुलेटर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट है हमारे पास नहीं होती है, ये आपको पता है। फिर सर सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर जो है कभी कंडक्ट करेंगे और कभी नहीं करेंगे। ठीक है, कभी ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को और कभी नहीं करेंगे। ठीक हुआ। और इनका जो अल्फा है ये आपको पता होना चाहिए, इनका अल्फा जो है वो नेगेटिव होता है। सर इसका क्या मतलब हुआ, इनका अल्फा नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो इनकी रेजिस्टेंस घटेगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर हुआ। हाँ, फिर से मैं समझाऊंगा। अल्फा पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, अल्फा पॉजिटिव का मतलब हुआ अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर वो इंक्रीज होगी दैट मींस कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सर अल्फा नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी या रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी हमारे पास इंक्रीज होगी। सर आपने ये इतना आराम से एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। आप यहाँ पे देखो, गौर से देखना, यहाँ पे जेईई मेंस 2002 का क्वेश्चन है, कह रहा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ये पूछ रहा है हमारे पास रेजिस्टेंस को क्या होगा, देखो किसका पूछ रहा है, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का। देखो पहले मैं लिखूंगा कंडक्टर का, क्या लिखूंगा बेटा, कंडक्टर का। हाँ, कंडक्टर का आप बोलोगे सर कंडक्टर का अल्फा है पॉजिटिव, कंडक्टर का अल्फा क्या है, पॉजिटिव। सर अगर अल्फा पॉजिटिव है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा दैट मींस रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसका अल्फा क्या है, नेगेटिव है। अगर अल्फा नेगेटिव है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप कह रहे हैं दोनों में इंक्रीज होगी, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, दैट मींस टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है और सेमीकंडक्टर की क्या होती है, डिक्रीज होती है। दोनों की तो नहीं बढ़ेगी, और ना ही ये वाला ऑप्शन जो है दोनों की डिक्रीज, बोथ विल डिक्रीज, ये भी गलत है। ये ऑप्शन देखते हैं, यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे पहले क्या लिखा है, कंडक्टर की इंक्रीज और सेमीकंडक्टर की डिक्रीज। कंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है और सेमीकंडक्टर की क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। दैट मींस इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और यह आंसर तो उल्टा है, डिक्रीज नहीं होगी, यहां इंक्रीज है, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो ये गलत हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आपको यहां तक समझ आ गया, क्लियर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ तो चलो बेटा, अब हम जो है डिस्कस करते हैं फर्दर एनर्जी बैंड डायग्राम एक एटम के लिए। आप जो है एनर्जी बैंड डायग्राम पहले हम एक एटम के लिए देखेंगे, फिर हम दो क्लोज्ड एटम्स के लिए देखेंगे, और फिर हम देखेंगे एक लैटिस में, यानी कि यहाँ जहां पे बहुत सारे एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम जब होंगे, वहां पे एनर्जी बैंड गैप कैसा बनता है। तो आपको पूरा समझ आएगा, पूरा आपको मैं फील दिलवा दूंगा एनर्जी बैंड गैप होता क्या है, एनर्जी बैंड होता क्या है, क्लियरली आपको समझ आएगा और क्यों होता है। समझ आ गया, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखिए एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एटम। तो उसको उसमें जाने से पहले सबसे पहले अगर हम यहां पर डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, तो आप मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आपको पता होगा जब भी हमारे पास दो चार्जेस का सिस्टम होता है, क्या होता है, दो चार्जेस का सिस्टम अगर हमारे पास होता है
तो उनकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो होती है K, इसका चार्ज कितना है Q1, इसका चार्ज कितना है Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर नहीं, यहाँ सिर्फ R डिवाइड बाई R। तो ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, समझ आ गया, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। लेकिन अब हमें किसके लिए देखना है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं, एक एटम की बात कर रहे हैं। तो एटम क्या होता है, आप बोलोगे सर जो हमारे पास एटम होता है इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के सराउंडेड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, एक क्लाउड के फॉर्म में, एक क्लाउड के फॉर्म में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। आप बोलोगे सर आप एज्यूम करिए अभी इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर मैं मान लूं इलेक्ट्रॉन यहां पर है और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी अगर मैं स्मॉल r मान लूं, क्या मान लूं, स्मॉल r मान लूं, तो इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी K, ठीक है, K, इस पे कितना चार्ज आपको पता होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Z इंटू ई, कितना होता है Z इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है E डिवाइड बाई इनके बीच में डिस्टेंस कितना है R, सॉरी यहां पे स्क्वायर नहीं होगा, और ये होता है नेगेटिव में। सर ये नेगेटिव में क्यों होता है, ये नेगेटिव में इसलिए होता है क्योंकि ये बाइंड होता है, न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बांधा रखा होता है, यानी कि ये जो है न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता है, ये बाइंड होता है न्यूक्लियस के साथ, और जो भी चीज बाइंड होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिलती है, हमेशा नेगेटिव मिलती है। अगर आप देखोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो भी हमारी नेगेटिव में आती है, क्योंकि जो है ग्रेविटेशन ने बाकी जो है प्लैनेट्स को उनको क्या बांधा रखा होता है अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, इसीलिए यहां पर भी न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांध के रखा है, इसीलिए इसकी जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिली, नेगेटिव मिली। समझ आ गया, जो भी बाइंडिंग सिस्टम होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आप याद रखना क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है सर, तो इसको अगर हम देखेंगे U इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा K Z E इंटू ई हो गया, E स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो ये अगर आप देखोगे ये इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी K Z E स्क्वायर डिवाइड बाय R है। समझ आ गया, यहां से अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे U जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/R पे डिपेंड कर रही है। दैट मीन जितना जितना R बढ़ेगा, जितना जितना R बढ़ेगा उतना डिनोमिनेटर बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। समझ आ गया, और जितना जितना ये आपको ऐसे भी समझ आएगा, जितना जितना इलेक्ट्रॉन जो है दूर होगा न्यूक्लियस से, जितना जितना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और उतना इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है लूजली बाउंड होगा, यानी कि उसको निकालना बहुत आसान होगा। यानी कि आपको समझ आ गया U जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी कि अगर आपको कभी पूछा जाएगा आप ग्राफ बनाइए, U जो है एक तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के और वो माइनस है, यानी कि हमेशा नेगेटिव में रहेगा, तो इसीलिए जो है इसका ग्राफ क्या बनता है, इस तरीके का बनता है। इसका ग्राफ जो है आप अगर देखोगे तो इस तरीके का क्या होता है, इसका ग्राफ होता है। तो ये क्या रिलेशन सिग्निफाई करता है, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, सेपरेशन, यानी कि दो यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में कितना सेपरेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आ गया, जितना जितना ये आप देखो जितना जितना R बढ़ रहा है उतना पोटेंशियल एनर्जी कम होता जा रहा है। अगर आप इन्फिनिटी पे जाओगे तो ये 0 बनेगा, और जितना जितना मैं नजदीक हूं यानी कि जितना जितना R कम है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन किस में, नेगेटिव में, इसीलिए ग्राफ सिर्फ नेगेटिव में बनेगा। समझ आ गया, ये ग्राफ सिर्फ क्यों नेगेटिव में क्यों बनाया मैंने, सिर्फ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमेशा नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं हो सकती है बाइंडिंग सिस्टम्स के लिए। क्लियर हुआ, दैट मींस तो ये इसका ग्राफ बनता है, और ऐसे ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर, कभी कभी नाम भी पूछा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप नोट करके लिखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, और इसी को हम बोलते हैं
पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का जो हम ये ग्राफ बनाते हैं, इसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी बैंड डायग्राम। यहीं पे ये हमारे पास क्या होगी, लेकिन ये हमने भी एक एटम के लिए बनाई, अभी हम 2 एटम के लिए बनाएंगे, फिर बहुत सारे एटम्स के लिए बनाएंगे, तो आपको समझ आएगा कि बैंड एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये बैंड के फॉर्म में क्यों आती है, एक रेंज के फॉर्म में क्यों आएंगी, ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। पहले आप इतना लिखिए और इसको नोट करिए आराम से। चलिए, तो अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले जो है एनर्जी बैंड डायग्राम हमारे पास एक एटम के लिए कैसा होता है। तो आप बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया जो हमारे पास U है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, और U जो है हमेशा नेगेटिव होगा बाइंडिंग सिस्टम के लिए। दैट मींस ये जो है हमारे पास इस तरीके का ग्राफ होता है, और ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से बनाऊं, तो थोड़ा अच्छे से इसको अगर हम बनाएंगे तो ये ग्राफ जो है कुछ हमको इस प्रकार का देखने को मिलेगा, और इधर से भी मैं अगर इसको थोड़ा आराम से बनाऊं तो ये ग्राफ जो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप देखोगे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में, वो सबसे पहले किस में जाता है, 1s में जाता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन 2p में जाता है, एंड देन 3s में चला जाता है। दैट मींस सबसे क्लोज कौन होगा, सबसे क्लोज कौन सी शेल होगी, 1s वाली शेल होगी। दैट मींस 1s जो है वो सबसे क्या होगा, क्लोज होगा। अगर 1s सबसे ज्यादा क्लोज होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, लेकिन नेगेटिव में। तो आप देखोगे यहां पे जो है सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, ये हमारे पास 1s की है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में जाएगा। 2s थोड़ा ऊपर होगा तो 2s थोड़ा दूर भी होगा, तो यहाँ पे है 2s की डिस्टेंस यहां से न्यूक्लियस, इसको आप क्या समझिए, न्यूक्लियस समझिए। न्यूक्लियस से 1s की डिस्टेंस सबसे कम, इसलिए उसकी भी एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर 2s, तो इसके बाद जो एनर्जी है वो 2s की होगी, फिर और एनर्जी कम होगी, तो ये हमारे पास जो है 3p यहाँ पे आएगा, और ये एनर्जी किसकी होगी, 3p की होगी। और इससे नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास एनर्जी किसकी, 3s की होगी, और ये यहाँ पे मैं बना रहा हूं 3s की डिस्टेंस। समझ आ गया, यानी कि जितना जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है उतनी जो है एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। क्या आपको इतना अच्छे से समझ आ गया? तो ये था अगर एटम अकेले था, एक अलग एटम, एक आइसोलेटेड एटम। लेकिन अब मैंने क्या किया, 2 एटम्स को नजदीक नजदीक रखा, तो अब मैं देखूंगा इन पे क्या असर पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ये है पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो है हमारे पास आर का ग्राफ है। तो आप बोलोगे सर देखिए इसका जो है ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। हाँ, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। तो मैं दूसरे कलर से यहाँ पे इस वाले का ग्राफ बनाऊंगा, तो आप बोलोगे क्या इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, मैं बोलूंगा हाँ। और यहां पर देखो, अब आप देखो ध्यान से देखना, क्या यहां पर सबसे पहले क्या होगा, इधर होगा सर सबसे पहले ये 1s की एनर्जी होगी सर, ये हमारे पास ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 2s की एनर्जी होगी सर, ये आप मान लीजिए ये हमारे पास 3s की एनर्जी होगी। सिमिलरली क्या मैं यहां पर भी मानूं ये हमारे पास 1s की एनर्जी है, और क्या मैं इसको मान लूं ये 2s की एनर्जी है, और थोड़ा सा ऊपर, सॉरी पहले तो यहाँ पे 3p आएगा, तो ये हमारे पास 3p की एनर्जी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर जो है ग्राफ, दोनों के ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट हुए हैं, दोनों के ग्राफ क्या हुए, इंटरसेक्ट हुए। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन इस लाइन के नीचे है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसकी मर्जी पे चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस वाले न्यूक्लियस की मर्जी पे चलेगा। यहां पर भी अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस लाइन के नीचे है, इसका मतलब होता है ये सिर्फ इसकी मर्जी पे चलेगा। लेकिन यहां पर तो इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, अगर यहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है दैट मींस ये वाला जोन अब दोनों के अंडर आएगा, ये अब इस न्यूक्लियस के अंडर भी आएगा, इस न्यूक्लियस के अंडर भी आएगा। दैट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा
अब वो इसका भी है और इसका भी है, दैट मींस अब वो कहीं भी मूव कर सकता है, यानी कि अब वो कहीं भी मूव कर सकता है। दैट मींस एक हिसाब से ये थोड़ा सा फ्री हो गया। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं, अब ये कंडक्शन बैंड में चला गया। किस में चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। ये हम वही आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझे, ये जहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसके नीचे अगर मेरा इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो किसके इन्फ्लुएंस में होगा, सिर्फ अपने वाले न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। और यहां पर भी जो इस लाइन के नीचे इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ इस वाले न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर इस जो है बाउंड्री लाइन के ऊपर आ गया, जहां पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया उसके ऊपर आ गया, दैट मींस अब वो दोनों कहीं भी घूम सकता है इस रीजन में, अब वो कहीं भी घूम सकता है। दैट मींस उसके ऊपर इसका भी इंफ्लुएंस है और इसका भी इंफ्लुएंस है। क्या इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए। हाँ, तो आप जो है एनर्जी बैंड देखेंगे। अब सॉलिड में क्या होता है, अब सॉलिड में क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी सॉलिड होता है, अब उसमें थोड़ी ना एक इलेक्ट्रॉन हो, एक एटम होगा, दो एटम होता है, उसमें मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। लेकिन सॉलिड की एक बहुत अच्छी खासियत होती है, उसमें जो एटम होते हैं वो बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं एक फिक्स्ड पैटर्न में। क्या होते हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं एटम्स। तो आप समझो कुछ, अब हम थोड़े से चार पांच, फॉर एग्जांपल अगर हम चार पांच एटम्स लेंगे तो अब हम देखेंगे इनमें कैसा बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक दो तीन चार, फॉर एग्जांपल चार जो है उसमें यहां पर हमने लिए एग्जांपल के तौर पे, लेकिन जो है हमारे पास सॉलिड होता है उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। लेकिन अब हम उन सबको यहाँ पे नहीं दिखा सकते। लेकिन अब अगर मैं आपको चार का समझ आ गया, दैट मीन 8 में भी वही होगा, 16 में भी वही होगा, 100 में भी, 200, बाकी में भी वही चीजें होंगी। लेकिन अगर आपको इन चार का जो है अच्छे से समझ आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, अभी आपने सिखाया, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी और जो आर का जो ग्राफ होता है, आप बोलोगे सर ये तो यहां पर ऐसा होगा और यहां पर कैसा होगा, ऐसा, और इसका होगा ऐसा, और यहां पर इन्होंने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। यहां पर क्या किया है, इंटरसेक्ट किया। सिमिलरली इसका मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, फिर से हम इसका जो है इस तरीके से बनाएंगे। सॉरी, इनको मतलब इंटरसेक्ट जो होगा वो यहां पे करना चाहिए, एक ही पॉइंट पे, क्योंकि एक ही लाइन दिखेगी तो आपको भी समझने में थोड़ा आसान होगा। ठीक है, अब आप देखिए, सिमिलरली यहां से कोई और एक एटम होगा जो इसको इधर इंटरसेक्ट करेगा, और यहां से भी कोई और एक एटम होगा जो इसको इधर इंटरसेक्ट। अब आप देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस लाइन के नीचे होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, क्या आप बोल सकते हो, आप बोलोगे सर जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी होगा, इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी होगा, इसके भी, और हजारों न्यूक्लियस अगर होंगे तो उन सब के इन्फ्लुएंस में होगा। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अब फ्री हो गया। ये इलेक्ट्रॉन अगर इस इंटरसेक्शन वाली लाइन के ऊपर चला गया, दैट मींस यहां पे इन दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कट हो गया। दैट मींस अब ये इसके ऊपर जो है वो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी है और इस न्यूक्लियस की भी पोटेंशियल एनर्जी है। दैट मींस इन दोनों ने क्या किया, ओवरलैप किया। दैट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अब कहीं भी मूव कर सकता है। दैट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अब इस बैंड में कहीं भी मूव कर सकता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन को आवारा इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, जिसको हम थोड़ा अच्छे से अगर बोलेंगे तो उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। सर आपने इसको फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोला, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है, और इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन जो है अब कहीं भी घूम सकता है, ये इलेक्ट्रॉन अब कहीं भी घूम सकता है। जितने भी यहां न्यूक्लियस होंगे ये उन सब न्यूक्लियस के क्या इन्फ्लुएंस में आएगा। क्लियर हुआ? दैट मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, और जिस जगह इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है वैसी जगह को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन रीजन। यानी कि इस जगह जो है, ये वाला रीजन जो है, जिसको मैं थोड़ा यहां पे शेड करूंगा, ये रीजन जो है, इस रीजन में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। दैट मींस इस रीजन का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक वाले रीजन में
अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो फ्री होगा, वो कहीं भी घूम सकता है। तो इसीलिए हम इस रीजन को, यहां से मैं फिर से दिखाऊंगा, यहां से लेके यहां तक, ये जो रीजन है, इस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को ही हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड। इसको ही क्या बोला जाता है, कंडक्शन बैंड। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वही तो मूव करेगा, उसी की वजह से करंट क्या होगी, कंडक्ट होगी, इसीलिए इसको बोला जाता है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है। दैट मींस कंडक्शन बैंड में अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो मैं उसको क्या नाम बोलूंगा, मैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। लेकिन आपका सवाल होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन इस लाइन के नीचे आ गया, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ इसके इन्फ्लुएंस में काम करेगा। किसके इन्फ्लुएंस में, सिर्फ इस वाले न्यूक्लियस N4 वाले न्यूक्लियस के हिसाब से काम करेगा। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक हिसाब से बाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन एक हिसाब से बाउंड है, ये इसके साथ क्या है, बाउंड है। इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या हो गया, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहां पर भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस वाले न्यूक्लियस के हिसाब से काम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ गया तो फिर ये इन सब इलेक्ट्रॉन्स के, सब न्यूक्लियस के हिसाब से जो है काम करेगा। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसके नीचे जो हो उनको बोला जाता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। और जो इस रीजन में आ जाए, ओवरलैपिंग रीजन में जो आ जाएंगे, तो उनको बोला जाता है, वो रीजन हम बोलते हैं कंडक्शन रीजन। उस रीजन को क्या नाम दिया जाता है, कंडक्शन रीजन या कंडक्शन बैंड। क्या इतना समझ आ गया, क्लियर? ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए। हाँ, तो जो मैंने अभी आपको समझाया वो मैं यहाँ पे वो 2 पॉइंट्स जो है उनको यहाँ पर लिख लिया है। मैंने क्या कहा, इन सॉलिड्स ऑल द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड लैटिस, जो एक फिक्स्ड पैटर्न में अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी सॉलिड लोगे, उसमें जो एटम्स है वो बहुत अच्छे से जो है नेचुरली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो उसी फिक्स्ड पैटर्न या उसी जो है अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेटिस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इन सॉलिड्स ऑल एटम्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड लैटिस स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? हाँ, तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री टू मूव है इस होल रीजन में। ठीक है, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलैपिंग रीजन, जहां पे इन दोनों ने ओवरलैप किया, इसने और इसने, overlapping region of the orbital in the lattice structure are free to move in the whole lattice। ये पूरे लैटिस में क्या है, फ्री टू मूव है, कहीं भी मूव कर सकता है, और इसीलिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ? जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंडक्शन बैंड में होगा उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है कंडक्शन बैंड के नीचे होगा उसको हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो पहले आप इतना अच्छे से नोट करिए, फिर हम इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड इन सॉलिड लैटिस। सॉलिड लैटिस में जो है वो एनर्जी बैंड कैसा होता है, और ये एक सिंगल एटम से कैसे डिफरेंट होता है, और ये क्यों डिफरेंट होता है, अब वो चीज जो है अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हमारे पास सिंगल एटम होगा तो आपको पता है सिंगल एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिस शेल में वो होगा उसी शेल की उसकी एनर्जी होगी। अगर पहले शेल में होगा तो जितनी पहले शेल की एनर्जी होती है वही एनर्जी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की भी होती है। ये हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। अगर दूसरी शेल में होगा, जितनी दूसरी शेल की एनर्जी होगी वही एनर्जी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की भी होती है सिंगल एटम में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन जो है, फॉर एग्जांपल ये पहली शेल जो हो हमारे पास क्या होता है, 1s, तो 1s की एनर्जी में ऐसे दिखाऊंगा। फिर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस में होगा, 2s में, तो ऐसे होगा, और इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2p में भी। तो जिस शेल में वो होगा, जिस एनर्जी लेवल में वो होगा, जो उस शेल की एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होती है। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर हमारे पास सिर्फ एक एटम है तो जो शेल की एनर्जी होगी, जिस शेल में वो प्रेजेंट होगा वही इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होगी। समझ आ गया? तो हम क्या कह सकते हैं, इन एन एटम electrons energy is same as that in
which shell electron is present। ठीक है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उस शेल की जो एनर्जी होगी वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी होती है। और ये एनर्जी जो है फिक्स होती है। अगर आपको पता होगा, जैसे अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो पहले शेल में कितनी एनर्जी होती थी 13.6, तो फिर जब हम ऊपर जाते थे तो 3.4, फिर यहाँ पे माइनस होता था, आई थिंक क्या होता था यहाँ पे 3.4, फिर इसके बाद जो है डिक्रीज होती जाती थी, तो 1.51 के आसपास आती थी हमारे पास। आप देखो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है 13.6, 3.4, 1.51, क्योंकि ये एक ही एटम है। अगर 13.6 एग्जैक्ट 13.6 है तो इसमें होगा, अगर 3.4 होगा माइनस में तो इधर होगा, और अगर -5.1 होगा तो इधर होगा। दैट मींस ये फिक्स्ड वैल्यू है। क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है। लेकिन जब हम सॉलिड में देखते हैं वहां बहुत सारे एटम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर इस 1s को बनाना चाहूं, इस 1s की एनर्जी क्या सेम इतनी होगी 13.6 होगी? नहीं, यहां पे क्या पड़ेगा, यहां पर फर्क पड़ता है। हमने भी देखा जब हमने एक से ज्यादा एटम रखे तो वहां पे ओवरलैपिंग हुई, एनर्जीज की क्या हुई? ओवरलैपिंग हुई। दैट मींस इसको इससे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो यहां पर हम नहीं बोल सकते अगर इलेक्ट्रॉन जो पहली शेल में होगा तो उसकी फिक्स्ड एनर्जी नहीं हो सकती है। अब क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि उस शेल पे इसका भी इंफ्लुएंस होगा, इसका भी इंफ्लुएंस होगा, यानी कि ये भी उस पर कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, ये भी कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो गई होगी। अब वो फिक्स्ड होने की वजह, अब वो फिक्स्ड नहीं रहेगी बल्कि वो एक रेंज में आएगी। कैसे सर रेंज? मतलब जैसे यहां पे फिक्स है 13.6, अब वहां पे क्या होगा, मानो 12 से लेके 14 या 15 से लेके 17, यानी कि एक रेंज 15 से लेके 17 में कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां पे फिक्स्ड थी। दैट मींस ये जो सराउंडिंग एटम्स, इसके आसपास जो एटम होंगे उनके इन्फ्लुएंस की वजह से जो है इसकी एनर्जी लेवल जो है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब वो थोड़ा रेंज में आ जाएगी, और वो एक उसका कुछ लोअर वैल्यू होगा और कुछ हायर वैल्यू होगा। जैसे मैंने अभी समझाया, जैसे 11 से लेके 13 तक, 11 से लेके यानी कि लोअर वैल्यू 11, हायर वैल्यू 13, यानी कि 11 से लेके 13 तक अगर कहीं भी होगा तो हम उसको इधर बोलेंगे 1s। लेकिन अगर सिंगल एटम होगा 1s में हम सीधे बोलेंगे 13.6, या जो भी अलग एटम होगा जिसका आएगा, लेकिन ये फिक्स्ड वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे एक रेंज में आ गया, और जो भी चीज रेंज में आती है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड बोला जाता है। सिमिलरली जो इसके ऊपर वाली लेवल्स होंगी वो भी चेंज होगी। तो ये चीज आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा। ये बनेगा हमारे पास 2s, ये बन गया 2p। दैट मींस जो है अगर हम सिंगल एटम में देखेंगे तो हमें एनर्जीज का एक फिक्स्ड वैल्यू मिलता है, लेकिन जैसे ही हम जो है एक सॉलिड में जाते हैं वहां बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से जो इनकी एनर्जी लेवल जो है वो चेंज होती है, और उन एनर्जी लेवल्स जो चेंज होते हैं उसके बाद जो है वो एक रेंज में आते हैं, और उस रेंज को ही हम क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। क्लियर हुआ? उसको ही हम क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। क्लियर हुआ? पहले आप इतना नोट करिए। अब आप देख सकते हो जो मैंने अभी तक आपको समझाया वो चीज जो है वो मैंने यहां पे लिखी है। अगर आप देखोगे मैंने आपको पहले ही कहा सिंगल एटम में है जो एनर्जी लेवल्स है वो डिफाइन होती है और वो फिक्स्ड होती है, उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, इन सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द एनर्जी लेवल्स, यानी कि जिसमें वो होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल को शेल बोलते हैं। जिस शेल में वो प्रेजेंट होगा उसकी जो एनर्जी होगा वही इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होता है, और उसकी वैल्यू जो है फिक्स होती है। लेकिन जैसे ही हम सॉलिड में देखते हैं, सॉलिड में हमें क्या देखने को मिलता है? वहां पे बहुत सारे एटम जो है एक साथ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? किसी एक एटम की जो है एनर्जी लेवल्स क्या होती है? वो मॉडिफाई होती है। क्यों मॉडिफाई होती है? क्योंकि बाकी एटम्स भी उसकी एनर्जी लेवल पे, उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या बना रहे होते? इन्फ्लुएंस बना रहे होते, जिसकी वजह से जो है उसकी एनर्जी लेवल चेंज होती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सॉलिड्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम, जैसे यहाँ पे एक एटम है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है आप क्या होगा? इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम्स। ये इलेक्ट्रॉन जो है जो यहाँ पे होगा वो अब इसके इन्फ्लुएंस में भी है और इसके इन्फ्लुएंस में भी है, जो भी इसके सराउंडिंग में होगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी लेवल जो है वो मॉडिफाई होती है।
जो एक फिक्स्ड वैल्यू में पहले थी अब वो चेंज होके एक रेंज में तब्दील हो गई और उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं बेटा। ठीक है, आई होप इतना आपने जो है अभी तक नोट किया होगा। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं थोड़ा और। देखिए ये दो पॉइंट आप दिमाग में रखिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले सिंगल एटम के लिए बनाऊंगा, अगर हम नोट करेंगे सिंगल एटम के लिए, तो आप देखोगे 1s की एनर्जी जो है वो सबसे पहले होगी। फिर यहां पर क्या होता है हमारे पास 2s की एनर्जी, फिर यहां पर हमारे पास 2p की एनर्जी। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहां पर जो एनर्जी है 3s की होगी। जितना जितना ऊपर जाएंगे ये गैप कम होता है, लेकिन ये जो वैल्यूज है ये बहुत ही फिक्स है, ये वैल्यू जो है फिक्स होते हैं। लेकिन जब हम किस में जाएंगे, इन सॉलिड्स, अगर हम किस में देखेंगे, सॉलिड्स में देखेंगे, तो 1s की जो है ऑलमोस्ट सेम रहती है। 1s पे उतना असर नहीं पड़ता है क्योंकि 1s जो है वो बहुत क्लोज होता है एटम के पास, तो उस पे इन्फ्लुएंस बनाना बाकी एटम्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। दैट मींस 1s में जो है ये उतना मॉडिफाई नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है पर उतना मॉडिफाई नहीं होता है। बट जैसे ही आप 2s में आओगे तो जो है 2s में ये बैंड जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। पहले जो है एनर्जी 2s की इस तरीके से थी, फिक्स थी, लेकिन अब वो एक रेंज में जो है कन्वर्ट हो गई है। सिमिलरली इसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा सा ये जो है बैंड इसकी तरफ बनेगा, ये हमारे पास जो है 2p की जो है एनर्जी बनेगी। और इसके बाद इसी तरीके से ये जो है हमारे पास किसकी एनर्जी बनेगी, ये हमारे पास जो है एनर्जी 3s की बनेगी। क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू है और ये अब रेंज में तब्दील होगी, और इसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। इसीलिए इस थ्योरी को नाम दिया जाता है एनर्जी बैंड थ्योरी। क्लियरली समझ आ गया? इतना पहले आप नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ, तो इसके बाद जो है और जो है इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है जिसका नाम है हमारे पास वैलेंस बैंड, और जो हमारे पास है फर्मी एनर्जी लेवल। ये क्या होती है, सबसे पहले हम वैलेंस बैंड को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एटम में जो भी हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर कॉल्ड, उनको क्या बोला जाता है, आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उनको ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एंड दिस शेल, जिस शेल में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एंड दिस शेल इज कॉल्ड, उस शेल को क्या बोलेंगे, शाबाश, दिस शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। उसी शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। उसी शेल को हम जो नाम बोलते हैं वैलेंस शेल का नाम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक जो है आपको समझ आ गया। मैंने क्या आपको समझाया, जो हमारे पास जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में उसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जिस शेल में वो प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। लेकिन जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो टॉप मोस्ट बैंड होता है, सॉलिड में जो टॉप मोस्ट बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। सॉलिड में जो टॉप मोस्ट हमारे पास जो बैंड होगा, जो टॉप मोस्ट बैंड होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। क्या होता है वैलेंस बैंड हमारे पास, द टॉप मोस्ट बैंड इन विच, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट are called is called वैलेंस बैंड। उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड जो है बोलते हैं। यानी कि जो हमारे पास सॉलिड होता है उसमें जो सबसे ऊपर वाला बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे ऐसे डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, शाबाश, 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। पहले शेल में जो है ये ऐसा होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं दिखाना चाहूं तो
तो 1s जो है उस पर कोई असर उतना नहीं पड़ता है, यानी कि 1s जो है वो ऑलमोस्ट जो है ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो 2s है वो थोड़ा सा इस तरीके का रहेगा, और जो है 2s जो है वो पूरा भरा हुआ है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों ही फुल है। इसके बाद हमारे पास जो है 2p आएगा, और 2p में भी अगर आप देखोगे तो 2p भी पूरा फुल है, 6 इलेक्ट्रॉन p में आ सकते हैं, 6 के 6 है। और जैसे ही आप आ जाओगे 3s पे, किस पे आ जाओगे 3s पे, ये हमारे पास 1s, ये 2s, ये 2p, और ये हम आ गए 3s में। लेकिन जब आप देखोगे 3s जो है वो आधा ही भरा हुआ है, वो हाफ फिल्ड है, क्योंकि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हाफ फिल्ड है। यानी कि ये पहली लेवल, दूसरी, तीसरी, चौथी, सबसे ऊपर वाला बैंड कौन है 3s, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट मींस यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया वैलेंस बैंड। 3s हमारा क्या हो गया, वैलेंस बैंड। सबसे ऊपर वाला बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन इसमें भी प्रेजेंट है, क्या ये सबसे ऊपर है, नहीं। इलेक्ट्रॉन इसमें भी प्रेजेंट है, क्या ये सबसे ऊपर है, नहीं। ये वाला जो है सबसे ऊपर है, और इसमें भी, इसके ऊपर तो और एक होगा, इसके ऊपर और एक बैंड होगा, क्या हम उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड, क्योंकि ये इससे ऊपर है, नहीं। ये इससे ऊपर है लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता तो उसको ही वैलेंस बैंड बोलते। सबसे ऊपर ये है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सबसे ऊपर ये भी है, ये भी है, लेकिन इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किसमें, इसमें है। जिसमें जो सबसे ऊपर हो और जिसमें इलेक्ट्रॉन हो उसको वैलेंस बैंड बोला जाता है। और वैलेंस बैंड में जो जहां तक जो सबसे ऊपर वाली लेवल होगी, जहां तक इलेक्ट्रॉन भर गए होंगे, उस लेवल को ही हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। उसी को क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। यानी कि वैलेंस बैंड जो है हमारे पास, उसमें जहां तक जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि जो टॉप मोस्ट लेवल होगी वैलेंस बैंड की, उसी को हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। क्या क्लियर समझ आया क्या डिफरेंस होता है वैलेंस बैंड और फर्मी एनर्जी लेवल में? सबसे पहले मैं फिर से समराइज करूंगा। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, जो एटम होता है, एटम में जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जिस शेल में वो प्रेजेंट होगा उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। सॉलिड में लेकिन ऐसा नहीं होता है, सॉलिड में हमारे पास बैंड के फॉर्म में होता है। सॉलिड में जो हमें टॉप मोस्ट बैंड होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको वैलेंस बैंड बोलेंगे, और उस वैलेंस बैंड में जो टॉप मोस्ट एनर्जी, जो ऊपर वाली एनर्जी लेवल होगी, यानी कि वैलेंस बैंड में कहां तक वैलेंस बैंड भरा हुआ है, यानी कि उसकी टॉप लेवल जो है उसको ही हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। समझ आ गया? लेकिन याद रखना फर्मी एनर्जी लेवल हमेशा 0 केल्विन पे डिफाइन होती है। हमेशा याद रखना फर्मी एनर्जी लेवल 0 केल्विन पे डिफाइन होती है। तो फिलहाल आप इतना नोट करिए, आगे फिर हम लिखते हैं। हाँ तो इसके बाद मैंने आपको जो है इससे पहले समझाया जो हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल क्या होती है, तो वही डेफिनेशन जो है वो मैंने यहां पे लिखी है। आप देखोगे सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, फर्मी एनर्जी लेवल सिर्फ 0 केल्विन टेम्परेचर पे डिफाइन की जाती है। और फर्मी एनर्जी लेवल क्या होती है, वैलेंस बैंड में जो टॉप मोस्ट लेवल होगी उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। सर वैलेंस बैंड क्या होता है, मैंने आपको अभी समझाया, जो टॉप मोस्ट बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एट 0 केल्विन टेम्परेचर द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल अप टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, जहां तक इलेक्ट्रॉन्स भर गए होंगे, ठीक है, भरे गए होंगे इन द वैलेंस बैंड। लेकिन किस में, वैलेंस बैंड में ऑफ ए लैटिस इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। आप देखोगे इसमें जो है ये हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, वैलेंस बैंड। ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और इसमें यहां तक इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, टॉप मोस्ट लेवल जहां तक इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी। शाबाश, फर्मी एनर्जी लेवल, इसी को क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। अगर आप ध्यान से देखोगे, लेकिन ये कहां पे होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे 20 डिग्री 25 डिग्री पे, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से थोड़े ऊपर चले गए होंगे, क्योंकि इन्होंने आसपास से जो है थोड़ी एनर्जी जो है समेट ली होगी, उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट किए होंगे, थर्मल एजिटेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है
थोड़ा सा ऊपर चले गए होंगे, लेकिन कब? रूम टेम्परेचर पे। तो अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या वो अब इसको फर्मी एनर्जी लेवल बोले या इस लेवल को बोले। लेकिन मैंने आपको समझाया था फर्मी एनर्जी लेवल सिर्फ 0 केल्विन पे, लेकिन अब जो ये लेवल है ये किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर। तो यहां पे कोई आपसे पूछेगा ही नहीं फर्मी एनर्जी लेवल, क्योंकि वो डिफाइन कहां होती है? 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे यहां तक बढ़े थी तो ये फर्मी एनर्जी लेवल है, इसके बाद कुछ भी हो टेम्परेचर चेंज करने वो फर्मी एनर्जी लेवल नहीं होगी। 0 केल्विन पे आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचे हैं? जहां तक पहुंचे हैं वही हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल है। और जो है अगर आप देखोगे 0 केल्विन पे, इसके ऊपर अगर आपने 0 केल्विन पे रखा है, यहां तक इलेक्ट्रॉन भरे हैं, दैट मींस इसके ऊपर जो जगह होगी और इसके ऊपर जो बैंड होंगे वो क्या होंगे? खाली होंगे। वही चीज मैंने यहां लिखी है, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। ओके नहीं है, 0 केल्विन है ये। 0 केल्विन से ऊपर अगर आप जाओगे ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, आसपास जो एनर्जी आई होगी वाइब्रेशन की वजह से, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर इन द एनर्जी लेवल विच इज अबव द फर्मी एनर्जी लेवल। ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा बहुत ऊपर जंप कर गए होंगे, इसीलिए ये इनकी लेवल जो है एनर्जी की लेवल वो फर्मी एनर्जी लेवल से थोड़ा ऊपर होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर हम रूम टेम्परेचर या 0 केल्विन से ऊपर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल किसके बराबर होगी? क्या वो फर्मी एनर्जी लेवल पे होगी, क्या उससे कम होगी, या उससे ज्यादा होगी? वो उससे ज्यादा होगी अगर आपने टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर लिया है। क्लियर? ठीक है। तो मैंने कहा अगर टेम्परेचर 0 केल्विन पे होगा तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ओनली अप टू फर्मी एनर्जी लेवल। 0 केल्विन में सिर्फ यहां तक ही इलेक्ट्रॉन जो है एग्जिस्ट कर सकता है, और इसके ऊपर जो भी लेवल होगी वो लेवल क्या होगी? हमारे पास एम्प्टी होगी। क्या इतना क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, तो चलो अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। तो अब जो है अब हम देखेंगे, अभी तक हमने जनरल समझा बैंड स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम जो है बैंड स्ट्रक्चर पहले समझेंगे मेटल्स के लिए, यानी कि कंडक्टर्स के लिए, फिर नॉन मेटल्स यानी कि इंसुलेटर्स के लिए, और फिर देखेंगे सेमीकंडक्टर में क्या होता है। इस पर भी जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पहले डिस्कस किया था कंडक्शन बैंड। मैंने आपको सिखाया था कंडक्शन बैंड क्या था, जहां पे दो पोटेंशियल एनर्जीज ने आपस में क्या किया था? ओवरलैप, और जो ओवरलैपिंग रीजन था उसी को हमने क्या बोला था बेटा? कंडक्शन बैंड बोला था। तो वही मैंने लिखा है, द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ कॉमन ऑर्बिटल्स। जो कॉमन ऑर्बिटल, इस एटम और इस एटम के जो कॉमन ऑर्बिटल्स थे उनमें जो ओवरलैपिंग हुई थी, और उसी को हमने क्या बोला था? कंडक्शन बैंड। उसी को हमने क्या बोला था बेटा? कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन आता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो चलना स्टार्ट करता है, और उसकी वजह से जो है वो कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कंडक्शन बैंड होता क्या है। सबसे पहले हम कंडक्शन बैंड बनाएंगे मेटल्स के लिए। ठीक है, तो हम बनाएंगे बैंड स्ट्रक्चर, सॉरी, मेटल्स के लिए बैंड स्ट्रक्चर, शाबाश, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। मेटल्स के लिए बैंड स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर आप देखोगे ये हमारे पास जनरली पहले 1s होता है, उसके ऊपर आप देखोगे तो ये हमारे पास 2s होता है। फॉर एग्जांपल ये किसी एटम का हम बना रहे हैं, ये भी फ्री फुल होता है। फिर इसके बाद हमारे पास होता है 2s, फिर हमारे पास क्या होता है? 2p होता है। ठीक है, ये आप देखिए आराम से। और ये हमारे पास होता है 3s। ये क्या होता है हमारे पास? 3s। ध्यान से देखना। तो फॉर एग्जांपल यहां तक है, ये हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर है किसी मेटल का। तो ये वाली शेल को हम क्या बोलेंगे? इस बैंड को क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। क्यों बोलेंगे वैलेंस बैंड? क्योंकि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन इसी बैंड में प्रेजेंट है, इसलिए इनको बोलेंगे वैलेंस बैंड। फर्मी एनर्जी लेवल कहां होगी सर? यहां पे होगी, अगर 0 केल्विन पे ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद कंडक्शन बैंड अगर मैं बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड। ये हमारे पास कौन सा बैंड आ गया? ये हमारे पास ये जो रीजन है ये हमारे पास क्या है? कंडक्शन बैंड है। क्या है? कंडक्शन बैंड। ठीक है सर, और ये हमारे पास क्या था? ये था सर वैलेंस बैंड। तो सर आप कहना चाहते हो यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या हो गए? ओवरलैप हो गए हैं, यानी कि मेटल जो होते हैं इनमें जो है
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट जो है हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स में क्या मिलता है। सबसे पहले जो हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है ये दोनों ओवरलैप करते हैं। दैट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होगा, वैलेंस बैंड में तो होगा, लेकिन ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जो यहां पर होगा ये यहां पे फ्री टू मूव होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री टू मूव होगा, और ये फ्री टू मूव होगा दैट मींस ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहली चीज जो है ये जो होते हैं हमारे पास कंडक्टर्स, जो होते हैं कंडक्टर्स या मेटल्स, इनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप होता है। अगर ओवरलैप होता है दैट मींस ये कंडक्ट कर, इसीलिए ये क्या करते हैं, आराम से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। तो हम इनमें क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, इन मेटल्स ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कंडक्टर्स, मेटल्स या कंडक्टर्स। इन मेटल्स और कंडक्टर्स क्या होता है, शाबाश, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट मींस देयर outermost electrons, their outermost electrons, their outermost electrons, एक सेकंड, हाँ, their outermost electrons are, their outermost electrons are present, their outermost electrons are present in conduction band, are present in conduction band, यानी कि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं। इसलिए ये जो है आराम से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। क्लियर हुआ, यानी कि मेटल्स में क्या होते हैं, इनका जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं, वो फ्री टू मूव होते हैं, इसलिए इजीली क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आई होप इतना आपने समझ लिया होगा। हाँ, तो यहां पे फर्मी, अगर ये हम 0 केल्विन पे बना रहे हैं तो ये जो टॉप मोस्ट लेवल है इसी को हम क्या बोलेंगे, फर्मी एनर्जी लेवल। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्मी एनर्जी लेवल। तो क्या आपको समझ आ गया, फिर से मैं एक बार आपको समराइज करता हूं। जो बैंड स्ट्रक्चर होता है हमारे पास मेटल्स का, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंडक्शन बैंड होता क्या है। जो हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है ये ओवरलैपिंग रीजन होता है, ओवरलैपिंग रीजन होता है, और जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो फ्री टू मूव होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होगा तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम उसको जो है एक साइड से अगर उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और दूसरी बात, इनका जो है कंडक्शन बैंड और ओवरलैपिंग, याद रखना इनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है, वो ओवरलैप करता है। ये पहला पॉइंट, इस पे सवाल आ सकता है। और इनकी जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो भी कंडक्शन बैंड में आती है, दूसरा पॉइंट। और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट कहां पे करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं किसमें, वो एग्जिस्ट करते हैं कंडक्शन बैंड में, तीसरा पॉइंट आ सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। दैट मींस ये जो है 0 केल्विन पे भी कंडक्टर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। दैट मींस 0 केल्विन अगर हमारे पास टेम्परेचर होगा तो ये कैसे बिहेव करेंगे, एज कंडक्टर्स बिहेव करेंगे। क्लियर हुआ, दैट मींस 0 केल्विन पे भी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। क्या ये क्लियर हुआ आपको, क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल्स में कैसे बनेगा। तो चलिए बेटा अब हम डिस्कस करते हैं बैंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉन मेटल्स या इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको यहां पे समझाना चाहूं बैंड स्ट्रक्चर इनका किस तरीके का होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, पहले इसको आप समझिए, ये पूरा फिल्ड है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है वैलेंस बैंड, और जो इनका कंडक्शन बैंड होता है, जो इनका क्या होता है, कंडक्शन बैंड, ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड। आप देखोगे जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं और जिनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं, तो इनका कंडक्शन बैंड
और जो वैलेंस बैंड है ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, इनका जो है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर नॉट ओवरलैपिंग, नॉट ओवरलैपिंग। दैट मीन्स ये एक दूसरे पे क्या है, ओवरलैप नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये अगर एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं, और दूसरी चीज ये है वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड की टॉप मोस्ट लेवल को क्या बोला जाता है सर, उसको फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो फर्मी एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम, कंडक्शन बैंड इज हाई above the Fermi energy level, Fermi energy level। तो क्या है दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है वो फर्मी एनर्जी लेवल से बहुत ऊपर होता है, और ये जो है फर्मी एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है इसको हम डेल्टा Eg से लिखते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगी ये क्या हो। तीसरा पॉइंट अगर हम लिखेंगे, दैट मींस इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बार कंडक्शन बैंड में तो नहीं आ रहे हैं, दैट मींस इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं होंगे। इनके इलेक्ट्रॉन जो है दैट मींस electron in valence band, electron in valence band are not free to move, are not free to move। अगर वो free to move नहीं है तो उनको free to move कैसे करवाएंगे, वो एक ही तरीका है, अगर आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएं कंडक्शन बैंड में। the only way to make them free to move is excite the valence band electron, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाए फ्रॉम फर्मी एनर्जी लेवल टू कंडक्शन बैंड, कहां तक करवाए, कंडक्शन बैंड में। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है, ये जंप करवाना बहुत आसान चीज नहीं है। ये जो इनके बीच में गैप होता है, एनर्जी का गैप जो होता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। दैट मींस ऐसी एनर्जी आपको आराम से नहीं मिलेगी, और इतनी एनर्जी देने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा। दैट मींस आप बहुत आसानी से जो है ये नहीं कर सकते हो, इसीलिए इंसुलेटर जो है आराम से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये गैप क्या होता है, इसी गैप को हम बोलते हैं फर्मी, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो है हमारे पास डेल्टा Eg है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या इसी को दूसरा नाम हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी गैप भी बोलते हैं, फर्मी एनर्जी गैप भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, ये होता है, अगर आप देखोगे ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है एनर्जी, ये होती है हमारे पास कम से कम कितनी एनर्जी हम दे, इस फर्मी एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा है इस लेवल पे, उसको हम कम से कम कितनी एनर्जी दे ताकि वो यहां से इधर जंप करे, यहां से कंडक्शन बैंड में जंप करे। इट इज द मिनिमम amount of energy, required to Fermi energy level electron to excite into the कंडक्शन बैंड, ताकि वो एक्साइट कहां पर हो जाए, कंडक्शन बैंड में हो जाए। और अगर आप देखोगे फॉर नॉन मेटल के लिए हमारे पास जो ये डेल्टा Eg होता है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए नॉन मेटल्स के लिए। दैट मींस ये गैप बड़ा होगा, यानी कि ये दो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे।
लेकिन कंडक्टर में ओवरलैप कर रहे होंगे। दैट मींस वहां पे फॉरबिडन एनर्जी जो है, फॉरबिडन एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, या फर्मी एनर्जी गैप कितना होगा, 0, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पर हमारे पास ये वैल्यू 0 होगी। लेकिन नॉन मेटल्स के लिए ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के से ज्यादा होती है। आई होप आपको जो है अच्छे से यहां तक समझ आ गया होगा। क्लियर? ठीक। तो इसके बाद और एक चीज मुझे आपको बोलनी थी, ये जो गैप है ये सबसे ज्यादा आप देखोगे, देखो जब हमने कंडक्टर देखा, कंडक्टर में ये जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे थे, यानी कि वहां पे गैप था ही नहीं। अभी हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, वहां पे ये गैप थोड़ा कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये गैप होता है कहां पर होता है, नॉन मेटल्स में होता है। इंसुलेटर में जो है सबसे ज्यादा एनर्जी गैप हमारे पास देखने को मिलता है। इस पर भी जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आपको इसके बाद करवाऊंगा। ठीक है, इससे पहले हम देखेंगे अब सेमीकंडक्टर का बैंड गैप क्या है, सॉरी सेमीकंडक्टर का जो है हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट करिए। हाँ, तो फिर हम जो है डिस्कस करेंगे बैंड स्ट्रक्चर आप किसका, सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर का बैंड स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं पहले आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर से, ये हमारे पास अगर आप इसको समझोगे तो इसको हम एज्यूम करते हैं ये पूरा फील्ड है, और ये हमारे पास है वैलेंस बैंड। ठीक है, इसके नीचे मानो कुछ होंगे और लेवल्स, उनसे हमें नहीं है, ये हमारे पास है वैलेंस बैंड। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है सेमीकंडक्टर में भी ओवरलैप नहीं कर रहे होते, सेमीकंडक्टर में भी ओवरलैप नहीं कर रहे होते, कंडक्टर में ये ओवरलैप कर रहे होते, और इंसुलेटर में ये ओवरलैप नहीं कर रहे होते, और बहुत दूर होते हैं, इनका गैप बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ये ओवरलैप तो नहीं कर रहे होते, लेकिन इनका जो डेल्टा ईजी, ये जो गैप है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, यानी कि ये गैप जो है उतना ज्यादा नहीं होता है, ये गैप बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये होता है 0 केल्विन पे, कहां पे होता है 0 केल्विन पे, ये किधर हम डिफाइन करते हैं 0 केल्विन पे। लेकिन अगर हम इनको छोड़ेंगे रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को गेन करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से जो है सराउंडिंग से रूम टेम्परेचर पे एनर्जी लेगा और वो इधर शिफ्ट होगा। दैट मींस ये कंडक्शन करेगा रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर टेम्परेचर लो होगा तो ये गैप तो है, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा पाएगा, लेकिन कब, लो टेम्परेचर पे। इसीलिए हम बोलते हैं लो टेम्परेचर पे जो है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बताया, जो हमारे पास है लो टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन फर्मी एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, क्योंकि ये कम एनर्जी गैप है। लेकिन एनर्जी गैप तो है, ये 0 केल्विन पे ये कहीं से भी एनर्जी नहीं ले पाता है। ठीक है, दैट मींस ये किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 20-25 डिग्री के आसपास यानी कि रूम टेम्परेचर पे आता है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इस गैप को जो है वो क्रॉस कर पाए, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इधर चला जाता है, और ये जो है कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। दैट मींस रूम टेम्परेचर पे ये हमारे पास जो ये सेमीकंडक्टर है ये बिहेव करता है कंडक्टर की तरह, और लो टेम्परेचर पे या 0 केल्विन पे ये बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेमीकंडक्टर हमारे पास लो टेम्परेचर या 0 केल्विन टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह, रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है इसका जो है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो है हमारे पास सिमिलरली कैसे होता है, जैसे हमारे पास क्या होता था नॉन मेटल के पास, वहां पर जो है ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते थे। हम लिख सकते हैं सिमिलरली या सिमिलर, तो सिमिलर टू इंसुलेटर्स देयर कंडक्शन बैंड, इनका कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड डज नॉट ओवरलैप, डज नॉट ओवरलैप, ये ओवरलैप नहीं करते हैं, डज नॉट ओवरलैप। लेकिन वहां और यहां क्या डिफरेंस है, वहां जो ये कंडक्शन बैंड है वो फर्मी एनर्जी लेवल से बहुत ऊपर था, लेकिन यहां पर कंडक्शन बैंड फर्मी एनर्जी लेवल के क्लोज होता है। बट हियर conduction band is very close to
फर्मी एनर्जी लेवल, वो फर्मी एनर्जी लेवल के जो है क्लोज होता है। फर्मी एनर्जी लेवल के क्या होता है, क्लोज होता है। और वहां पर जो है हमारे पास जो डेल्टा ईजी था, एनर्जी गैप कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। लेकिन यहाँ पे जो है ये डेल्टा ईजी जो है वो लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसकी वजह से ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने की वजह से क्या है, अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रखूंगा तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लाते हैं और जंप कर जाते हैं। एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गेन दिस मच एनर्जी, वो इतनी एनर्जी क्या करते हैं, दिस मच एनर्जी। कैसे, बाय थर्मल एजिटेशन, किसकी वजह से, थर्मल एजिटेशन एंड एक्साइट टू द कंडक्शन बैंड। और वो कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ, यहां पे वो किधर चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। आई होप इतना जो है आपको पहले क्लियर हुआ होगा, वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। हाँ, तो क्या होता है, यहां तक हमने लिखा, जो इनका एनर्जी गैप है बहुत कम होता है, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी को गेन करते हैं और वो शिफ्ट हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो अगर मैं आपको थोड़ा यहां पे देखने की कोशिश हम करेंगे इस तरीके से, ये अगर आप देखोगे, ये हमारे पास था वैलेंस बैंड और इधर जो है हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड। ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। जैसे ही हम इसको कहां पर ले आएंगे, रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। कहां पे लाएंगे, रूम टेम्परेचर पे। तो पहले ये पूरा क्या था, भरा हुआ था, अब क्या हो जाएगा, इसमें से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन वो छोड़कर चले जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे यहां पर और वो इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ जाएंगे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये भी जो है, अब ये कंडक्शन बैंड में चले गए, तो कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से ये क्या करेंगे, मूव। और जहां से ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले गए उस जगह को हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं बेटा, होल बोलते हैं। होल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया नेगेटिव चार्ज लेके, तो इसका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। होल क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए उस जगह को हम होल बोलते हैं और उसका चार्ज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा, इधर प्लस और इधर माइनस, तो ये नेगेटिव होने की वजह से इसकी ही तरफ दौड़ेगा और ये होल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इधर जाएगा। और आप हमको पता होता है करंट कहां चलती है, जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है, पॉजिटिव चार्ज जिधर चलेगा, दैट मींस ये करंट किसकी वजह से आ गया, होल की वजह से। इलेक्ट्रॉन इधर आ गया लेकिन करंट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट चलती है, दैट मींस इसकी करंट भी इधर आएगी, ये करंट आ गई इलेक्ट्रॉन की वजह से। दैट मींस जो हमारे पास टोटल करंट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, होल की वजह से, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और प्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से। दैट मींस यहां पर जो है हमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, करंट देखने को मिलता है। क्या आपको क्लियर समझ आया? दैट मींस यहां पे जो है, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया क्योंकि उसने इतनी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और जो उसकी जगह बची उसको हमने होल बोला और वो ऊपर चला गया कंडक्शन बैंड में। क्या इतना क्लियर हुआ? यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। तो दैट मींस हम यहां से दो कंक्लूजन जो है फर्दर निकाल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है, वो जैसे ही लो टेम्परेचर होता है, क्या होता है बेटा, लो टेम्परेचर या 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसकी तरह बिहेव करता है, एज इंसुलेटर। वो बिहेव करता है इंसुलेटर, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही हम कहां आते हैं, रूम टेम्परेचर, या थोड़ा बहुत जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो यानी कि जैसे ही हम टेम्परेचर को 0 केल्विन से उठाते हैं, तो ये बिहेव करता है कंडक्टर। किसकी तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और हमने देखा जो सेमीकंडक्टर है उसमें कंडक्टिविटी के लिए दो पॉसिबिलिटीज होती है। कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, पॉसिबिलिटीज हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है। सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या होल की वजह से। मैंने आपको पहले ही बोला, या इलेक्ट्रॉन की वजह से या होल की वजह से। तो हमने जो देखा, इसमें जो नेट करंट आता है वो आता है होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से।
क्लियर हुआ? तो अब आप बोलोगे सर आपने इससे पहले हमें समझाया, पहली स्लाइड पे आपने हमें बताया जो सेमीकंडक्टर है इसका अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका क्या मतलब था? मैंने कहा जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी रेजिस्टेंस घटती है और इसकी जो है कंडक्टिविटी वो हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है उसका रीजन अब आपको यहां पे समझ आएगा। अभी मैंने आपको समझाया था, ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड और ये हमारे पास क्या था, वैलेंस बैंड। तो ये गैप बहुत कम होने की वजह से जो फर्मी एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जल्दी यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, उनकी जगह यहाँ पे खाली रहती है, उसको हम होल बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो ऊपर चले जाते हैं। जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये गैप उतना ही कम होगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे दैट मींस उतना ज्यादा इनकी वजह से करंट आएगा और उतने ज्यादा यहाँ पर होल भी क्रिएट होंगे, तो दैट मींस उतना ही ज्यादा होल करंट भी बढ़ेगा। ओवरऑल देखो आई करंट भी बढ़ रहा है, एच का करंट भी बढ़ रहा है, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से जो है करंट बढ़ रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर का। इनका जो है रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास हो गया जो बेसिक था सेमीकंडक्टर का, वो हमने इस वीडियो लेक्चर में जो है पूरा आप कवर कर लिया है। जितना भी अब आपसे पूछा जाएगा, अब कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे अगर पूछेंगे तो आप उसको आराम से कर सकते हो। इससे पहले वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक जो है जेईई मेंस का यहाँ पर एक क्वेश्चन लूंगा, तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर को जो कंक्लूड करेंगे। तो फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है? हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2002 में पूछा गया था। इसमें हमें कह रहा है द एनर्जी गैप इज मैक्सिमम। इनमें से किस में जो है एनर्जी गैप मैक्सिमम होगी? पहला ऑप्शन है मेटल, सुपरकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो एनर्जी गैप जो है वो मैक्सिमम किस में होती थी? इंसुलेटर में होगी। लेकिन आप बोलोगे सर मेटल पड़ा है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर का क्या? आप देखो मेटल क्या होता है, कंडक्टर, इसमें तो ओवरलैपिंग होती है, दैट मींस इसमें तो एनर्जी गैप होता ही नहीं है। सुपर कंडक्टर दैट मींस ये तो इससे फास्ट कंडक्ट कर रहा होगा, दैट मींस इसमें भी एनर्जी गैप नहीं होगा। सेमीकंडक्टर में हमने देखा था एनर्जी गैप ऑलमोस्ट जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती थी, लेकिन इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज्यादा गैप किसमें थी? इंसुलेटर में, और कंडक्टर में ओवरलैप कर रहे थे। और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर उसमें एनर्जी गैप थी लेकिन बहुत कम थी, दैट मींस सेमीकंडक्टर भी नहीं आएगा। सबसे ज्यादा किसमें होती है? इंसुलेटर में होती है। कभी कभी वो आपसे यहाँ पे नॉन मेटल रखकर भी पूछ सकता है। अगला ऑप्शन जो है वो पूछ सकता है किस में नहीं होती है, तो मेटल किस में मिनिमम होती है। तो मतलब अगर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तो फिर सेमीकंडक्टर में जो है कम होती है। क्लियरली समझ आ गया? आई होप आपको जो है ये क्लियरली समझ आ गया। अभी तक जो जेईई मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे थे, इसमें दोनों क्वेश्चन 2002 के थे, तो वो भी हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। तो फर्दर लेक्चर्स में हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अभी तक इसमें 20-25 सवाल पूछे, तो वो सारे हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।